Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर। आज although we are all heartbroken, we are all a little sad, लेकिन फिर भी we have deliberately put up the smile on our face क्योंकि we are very 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 proud of our team जो इनका सफ़र रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। एक होता है लड़कर हारना और वो हमने कल अमली मुजाहिरा देखा। इससे पहले कितने मौक़े हमने, इतने सालों से हम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए तबसरे होते थे, भाई ये तो लड़े ही नहीं, भाई ये तो जीतना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब एक डिफरेंट पाकिस्तान टीम हमें नज़र आ रही है जिसमें एक जज्बा, एक जुनून और उनकी मेहनत ग्राउंड में जब उतरते हैं तो नुमायाँ होती है। और सर्टनली जब दो टीमें ग्राउंड में उतरी हैं तो एक ने जीतना है और एक ने हारना है। और ग्रेट टीम्स वही होती हैं जो अपनी हार से भी सबक सीखती हैं और उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ती हैं। और कल जिस लीडरशिप का मुजाहिरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट बाबर आजम ने किया और कल मैच हारने के बाद जो उनका आपस में खिताब था ना, या फिर गुफ्तगू कह लें अपने दीगर टीम मेट्स के साथ, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इट वॉज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और सर्टनली जो दीगर टीम्स हैं, दीगर शोबों में काम कर रही हैं, उनको भी इस टीम की इस बॉडी लैंग्वेज, इस बिहेवियर, इस एटीट्यूड से सीखने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ टीम्स आर फॉर्म्ड एंड दिस इज़ हाउ टीम्स परफॉर्म। सो लिटरली एंड वी मीन इट एंड वी आर सेइंग इट कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और हम इसी पे इक्तफा करेंगे, जैसे कि शेख रशीद साहब ने कल कहा था ना कि हमारा वर्ल्ड कप तो उसी दिन हो गया था जब हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। तो दैट वाज सफिशिएंट बट इट हैड बीन ग्रेट। अगर हम ये सेमीफाइनल भी जीतते, हम लिटरली किसी पे पिन पॉइंट नहीं करेंगे। हम सबको पता है, सबने ही मैच देखा कि क्या कोताहियाँ थी, मुतादिद थ्रोज भी मिस हुई, एक इम्पॉर्टेंट कैच भी ड्रॉप हुआ। बट हैपन्स, इट वाज अ प्रेशर मैच। एक दुख, सिर्फ इस सारे सिनेरियो में एक दुख है कि हम लोगों के इर्द गिर्द इतने मसाइल हैं और आपको पता ही है, मुल्की हालात, मुल्की मौशी हालात, टेंशन्स, ये खबरें वो खबरें, ये क्रिकेट जो थी ना, इसने हम सबको डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था। और हम कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से अपनी अपनी जो टेंशनें हैं ना, उनको भूले हुए थे, उन्हें हमने पसे पुश डाल दिया था और सब एक ही पेज पर थे। तो वो ज़रा वापस आ जाएंगी और उन पर ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू होगी। Who knew that this young boy would have such leadership qualities जो कि मैदान के अंदर और मैदान से बाहर हमें दोनों जगह नज़र आती हैं। There are many senior players in the team as well and experienced coaches and everybody, but बाबर आजम leads from the front और उसका असर हमें टीम के ऊपर और खिलाड़ियों के अंदर नज़र आता है। अगर कप्तान और बड़ा सीरियसली वो कोई बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बात को सब सीरियसली लेंगे, बी इट सीनियर प्लेयर, बी इट जूनियर प्लेयर, और वो एक यूनिट के तौर पर एक्चुअली खेलते हैं। और इससे पहले तफसील से मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा बड़े दिन बाद, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से जो टीम यूनिटी है ना, ये भाईचारा, एक फैमिली की तरह रहना, मेहनत करना, ये हासिल होता है और उसको कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह एक मुस्बत पहलू ये है कि दिस वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम लिमिटेड क्रिकेट की लिमिटेड ओवर्स की फॉर्मेट में। और इंशाल्लाह आगे अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे यंग हैं हु हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो हम एक ग्रेट टीम पाकिस्तान को हमने देख लिया है कि बन गई है और ये जर्नी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, वैसे तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने मिस नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हमने आपको खबर देनी है और फिर कुछ तज्जिया भी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पता है आज क्रिकेट की रोज़ाना जितना एक्साइटेड होते हैं ना हम लोग यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हुए, आज थोड़ा सा वी सर्टनली ऑल आर वेरी हार्ट ब्रोकन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। और हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही, वो एक ने तो रोना ही शुरू कर दिया था, बट हमने उसको भी सिखाया, उसको भी बताया कभी ज़िंदगी भी ऐसे ही है, आप मेहनत करते हैं, आप अपनी पूरी लगन करते हैं और उसके लगन के साथ काम करते हैं, उसके बाद हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र तमाम हो गया। ग्रीन शर्ट्स ने नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया से हारने की रिवायत तोड़ने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो पाए। ऑस्ट्रेलिया सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में यूँ पहुँचा और बहुत अच्छा हमने टारगेट सेट किया था। फ़खर ज़मान की जारहाना बैटिंग भी नज़र आई हमें, 35 गेंदों पर 55 रन नुमाया रहे इनके। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का आगाज़ हुआ तो शाहीन ने अपना काम कर दिया। भाई माशाल्लाह, इस लड़के को किसी की नज़र न लगे। पहले ही ओवर में कप्तान एरन फिंच को 0 रन पर इसने पेविलियन की राह दिखा दी। शादाब ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अब बहुत ही कम रन दिए और 4 विकेटें हासिल की और हारिस ने क्या ज़बरदस्त बेहतरीन कैच भी पकड़ा था।
और लेकिन 96 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें गिरने के बाद भी स्टोनिस मैदान में आए और ज़बरदस्त बैटिंग से पाकिस्तान से जीती हुई बाजी लिटरली छीन ली। और वो जो विन प्रिडिक्टर आ रहा होता है ना, जिस तरह वो शिफ्ट हो रहा था, उस तरह हमारे दिल भी डूबते जा रहे थे। आखिरी 2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को फतह के लिए 22 रन चाहिए थे। हसन अली ने मैथ्यू वुड का कैच ड्रॉप किया और आई विश कि वो हो जाता, लेकिन कोई भी जानबूझकर तो नहीं कैच ड्रॉप करता। अगली 3 गेंदों पर शाहीन आफरीदी को 3 छक्के पड़े और यूं ये मैच पाकिस्तान टीम से निकल गया और ऑस्ट्रेलिया इज़ इनटू द फाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी फाइनल खेल चुका है गालिबन 2010 में और न्यूजीलैंड इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर देम। और एक बात तो तय है कि इट इज़ गोइंग टू बी न्यू वर्ल्ड चैम्पियन इन T20 फॉर्मेट। हिंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इंजी भाई, मुश्ताक भाई, दे हैव ऑल बीन अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट जर्नी जो हमने T20 वर्ल्ड कप का आप सबके साथ तय किया है। बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आपने वक्त दिया। इंजी भाई, बड़े क्रूशल मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई है बाय द वे। ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर पहले ही टारगेट हासिल कर लिया। हम हमेशा बात करते रहे हैं वीक लिंक्स पर भी, अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस भी हमें बहुत ज़्यादा है। कल की बॉलिंग परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्रिकेट में ना एक बुरा दिन आ जाता है क्योंकि जी जिसमें आपकी चीज़ें ना रॉन्ग चली जाती हैं। यही बॉलिंग थी इंडिया के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, दूसरी टीमों के ख़िलाफ़। ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे क्योंकि जी उनको कंटेन भी कर रहे थे, विकटें भी ले रहे थे। तो ये क्रिकेट में हो जाता है कि जी एक है ना दिन है ना बुरा आ जाता है क्योंकि जी जिसमें हर चीज़ बुरी हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं कि मैं कहूँगा कि लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली T20 में, लेकिन एक दिन बुरा आ गया क्योंकि जहाँ या आप ये कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल गया। हालांकि मैच आखिरी 15-16 ओवर तक भी कंट्रोल में था पाकिस्तान के, तो 2 से 3 ओवर बुरे हो गए, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल गया। सो इस तरह क्रिकेट में हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पाकिस्तान ने क्रिकेट कोई बुरी खेली या कुछ हुआ। सो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया बेहतर क्रिकेट खेल गया हमारे से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अटैकिंग पोजीशन में था। एक तो ये बात भी तय है कि दुबई स्टेडियम में जो हम माने या ना माने, जो टॉस जीतता है ना वही 90% मैच भी जीतता है और द टॉस सर्टनली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। खैर इंजी भाई, अभी हम ज़रा ऑस्ट्रेलियन अटैकिंग क्रिकेट की बात कर रहे थे। शुरू से इन्होंने अटैक किया और हमने वही बॉलिंग प्लान रखा जो हम पहले मैच से करते हुए आए थे। इमाद को दूसरा ओवर हमने दिया। आपके ख्याल में हर दिन भी अ चेंज इन बॉलिंग प्लान तो कुछ बेहतर होता? नहीं, ऑस्ट्रेलियन तो अपना जो प्लान करते हैं क्योंकि जी वो शुरू से हमला करते हैं। उनके जिस टाइम 95 रन्स भी हुए थे तो 5 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उनका एवरेज वहीं था। ये सारे ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इसी तरह खेलते हैं क्योंकि बेशक इनकी विकेटें भी गिर जाए, लेकिन ये बॉलर्स पे हमला करने से बाज नहीं आते। ये इनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल है। तो ये है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जी जिस तरह की जी इमाद वसीम को है ना वार्नर बहुत अच्छा खेलता था, जिस टाइम 1 ओवर हो गया था थोड़ी सी ज़रा चेंज करना चाहिए था कि विकेट बहुत अच्छा था बैट्समैनों के लिए क्योंकि जी जिस टाइम वो सेट हो जाते थे तो उनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता था। लेकिन मसला ये है कि जी जिस टाइम दूसरी टीम अच्छा खेल रही है तो फिर ऐसा लगता है कि हमने इस बॉलर को बॉलिंग दे दी तो इससे स्कोर बन गया, या उससे बॉलिंग दे दी तो स्कोर बन गया। तो ये फिर सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि जी जिस तरह हम पहले क्रिकेट खेलते आ रहे थे उसी तरह खेले, लेकिन चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अच्छा एनजी भाई, लास्टली पहले भी आपसे बात करते आए हैं, हसन अली ऑफ कलर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऑल्दो मुझे पर्सनली कल के मैच का एक अच्छा मोमेंट वो लगा जब हसन अली ने इतना इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया और शोएब मलिक आया और उन्होंने कंट्रोल किया हसन अली को। देखिए, जानकर कोई भी नहीं किरदार अदा करना चाहता अपनी टीम की हार में। हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा था उस वक्त, हमें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन हसन अली को हमसे 1000 गुना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। खैर इंजी भाई, अब इस डिपार्टमेंट में आप क्या समझते हैं? शादाब खान ने परफॉर्म किया, लाइनअप को चेंज होना चाहिए। शाहीन से तवक्को हमें ठीक है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए ना अल्टीमेटली इन कमिंग ईयर्स। नहीं, इसमें हसन अली देखें बहुत अच्छे बॉलर हैं। हाँ, इस वर्ल्ड कप में ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन इस सीज़न में वो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। तो ऐसा नहीं बात की कि जी बुरे बॉलर हैं, ऑफ कलर थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती थी, और जिस टाइम हमारे नामीबिया और स्कॉटलैंड से मैचेस थे
उसमें हम किसी नए प्लेयर को ट्राई कर सकते थे और इसको रेस्ट भी दे सकते थे या किसी और को रेस्ट दे सकते थे। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता तो हम उसको देख सकते थे। हसन अली अच्छा बॉलर है, अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाद में आप अच्छे प्लेयर होते हुए भी ऑफ कलर हो जाते हो, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो कि पूरे हमने 6 मैचेस में एक ही टीम खिलाई, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर बाद में अगर कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये भी कोई ऐसी बात नहीं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। इंज़मामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल तनवीर इज़ विद अस राइट नाउ। सुहेल भाई, थैंक यू। सुहेल भाई, ज़बरदस्त हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, लेकिन कल कुछ हमने इंपॉर्टेंट थ्रोज मिस की, प्रॉब्ली रन आउट हो सकते थे, फिर एक कैच मिस हुआ। खैर, हम भी किसी पे ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं करेंगे, जिस तरह के हमारे कप्तान बाबर आजम ने कहा है, लेकिन हमें ओवरऑल तज्जिया तो करना है। क्या समझते हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप, हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस कल के मैच में क्या एक्सपोज हुई है या इट वॉज ओके और ऑस्ट्रेलिया ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला? जी बिल्कुल, पहला मैच था जिसमें थोड़े से अंडर द पंप आई हमारी बॉलिंग लाइनअप। इससे पहले किसी भी मैच में बॉलिंग जो है वो अंडर द पंप नहीं आई। ऑब्वियसली जब आप बॉलिंग अंडर द पंप कब आती है, जब आप डिफेंड कर रहे होते हो। तो ये पहला मैच था बड़ी टीम के ख़िलाफ़ जिसमें हम डिफेंड कर रहे थे और एक अच्छा टोटल था। और एक टाइम पे मेरे ख्याल में ऑब्वियसली मैच वी हैड इट, 4 ओवर में 50 रन चाहिए हों तो आई थिंक के, और आपके चारों के चारों ओवर्स जो हैं आपके रेगुलर बॉलर जो कि टूर्नामेंट में परफॉर्म करते आ रहे हों उनके हों, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में 16वें ओवर तक मैच हमारे हाथ में था। तो मैं आई ऑलवेज स्पीक अबाउट एक्सपीरियंस। बैटिंग लाइन में भी मैं बात करता रहा हूँ, शुएब मलिक आए, हफीज़ आए, उसका एडवांटेज आपको देखने को मिला थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो बॉलिंग में भी यू नीड एटलीस्ट वन एक्सपीरियंस गाय जो कि सराउंडिंग में हो बॉलर्स के साथ, चाहे वो हसन की आप बात करें, शाहीन की करें या हारिस रऊफ़ की बात करें, उनके साथ अगर कोई होता ग्राउंड के अंदर। तो मुझे जो थोड़ा सा कमी नज़र आई आखिरी 4 ओवर में वो यही थी कि कोई एक्सपीरियंस लड़का साथ नहीं था जो कि उनको बताता कि यार वाइड यॉर्कर हम कर सकते हैं, थोड़े या पिच के बारे में बात कर सकता था। आप देखें कि जहाँ जहाँ हमने इनटू द पिच बॉलिंग की, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया ने की हो या हमने की हो, वहाँ पे रन्स नहीं हुए। जिस भी बॉलर ने आगे इनटू द पिच की जगह विकेटों में यॉर्कर मारने की कोशिश की है, चाहे स्टार्क ने की हो तो फ़खर जमान ने 2-3 छक्के उनको मार दिए, शाहीन ने यॉर्कर इनटू द स्टंप करने की कोशिश की। तो जब आप यॉर्कर स्टंप्स में करते हैं, जब आप अपनी लेंथ अगर मिस कर दें मार्जिनली भी, तो आजकल की बैटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, पावर हिटर हैं बैट्समैन, बल्ले इतने अच्छे हैं कि वो फिर छक्का हो जाता है और देन आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। तो ऑब्वियसली राइट के थोड़ा सा एक्सपीरियंस कोई भी बॉलर होता साथ, तो ना सिर्फ उसका अपनी बॉलिंग का एडवांटेज होता बल्कि वो जो साथ बॉलर हैं उनको भी गाइड करता था। अच्छा सर भाई, फास्ट बॉलिंग का इन्हिसार शाहीन आफरीदी पर था और हसन अली टूर्नामेंट के शुरू से ही, ज़रा इससे पहले हम इंजी भाई से भी बात कर रहे थे, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से हमें उनसे तवक्कुआत थी। हारिस रऊफ़ तो खैर बिल्कुल ही नए हैं, जबकि बॉलिंग की हिकमत अमली भी अगर देखें तो पूरे टूर्नामेंट में एक ही जैसी रही है। 3 निस्बतन कमज़ोर हरीफों के खिलाफ भी कोई तजर्बा नहीं किया गया। अभी इंजी भाई कह रहे थे कि प्रॉब्ली वी कुड हैव ट्राइड समबडी एल्स, नामीबिया या स्कॉटलैंड के खिलाफ। जी मेरे ख्याल में आप, क्योंकि आपके पास बेंच पे आप ऑप्शन देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या था, तो एक ही ऑप्शन था, वो वसीम जूनियर थे जो कि अभी तक टोटल 1 के 2 T20 मैचेस खेले हुए हैं। तो उनकी जगह आप मेरा ख्याल में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फिर ऑब्वियसली जो 3 बॉलर खेल रहे थे वही खेलने बनते थे थ्रू आउट टूर्नामेंट। जब हम पहले 2 मैचेस के बाद लगा कि हम पहुंच जाएंगे तो ये बात होना शुरू हो गई थी, बट आई वाज अगेंस्ट इट, क्योंकि आप अगर आपके पास बेंच पे कोई सीनियर बॉलर या कोई स्टैब्लिश बॉलर बैठा होता तो ऑब्वियसली शायद हसन अली को इतना लंबा रन ना मिलता, वो 2 मैचेस या 3 मैचेस के बाद शायद वो ड्रॉप हो सकते थे। बट जो आपके पास ऑप्शन थे उनमें मेरे ख्याल में यही बेस्ट 3 ऑप्शन थे जो खेलते रहे। अच्छा, हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी ज़ाहिर है, उसमें भी कोई स्टार बॉलर्स नहीं बैठे हुए थे जिससे हम हसन अली को रिप्लेस कर देते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो भाई लास्टली, बांग्लादेश का टूर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमें खेलना है। अब इस बॉलिंग लाइनअप से आप कुछ मैचेस तो जीत सकते हैं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट्स मुश्किल प्रॉब्ली हो सकते हैं। आने वाले वक्त के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखिए अब आपके पास जो बाहर बेंच पे वो होंगे, वसीम जूनियर होंगे, धानी होंगे। धानी ने ही हैड अ वंडरफुल लास्ट 6 मंथ
वो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर जो नेशनल T20 हुआ उसमें उसने ही बोल्ड वेल। तो ये इस तरह के तो जो अभी आपके इवेंट्स होते हैं ना, सीरीज़ होती हैं, इसमें आप अब ये टाइम है कि आप अपने ऑब्वियसली जो मेन स्ट्रीक वाले बॉलर हैं इतने टफ टूर्नामेंट के बाद दे मस्ट बी टायर्ड, वो चाहे हसन की बात करें, शाहीन की, हारिस की, तो ये तीनों एक एक मैच या आप इनको एक एक दो मैच खिला सकते हैं, बट आप वसीम जूनियर और धानी को जो है ना वो प्रॉपर चांसेस दे सकते हैं, क्योंकि अब आपने नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी इतना कोई दूर नहीं है, इसके बाद आपका वेस्ट इंडीज़ आना है, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया कमिंग होम, तो आपकी 2-3 इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही हैं और ये टाइम होगा कि आप इसमें जो भी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप एज अ सेड कि वो नेक्स्ट ईयर है, अक्टूबर में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतना लंबा टाइम नहीं है आपके पास। आप लास्ट मोमेंट तक टीम नहीं बनाते रहते। आई थिंक आपके 3-4 सीरीज़ ये होंगी जिसमें यू कैन ट्राई एंड टेस्ट प्लेयर्स एंड देन मेक अ कॉम्बिनेशन फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और इंशाल्लाह हमारी निगाहें जो हैं आने वाले ODI वर्ल्ड कप पे होनी चाहिए। भाई एक होता है फितरी इत्तेहाद और एक यूनिट की तरह सामने आना और खेलना और फिर कुछ अचीव करना, एक होते हैं गैर फितरी इत्तेहाद, जैसे कि हमारी हुकूमत के जितने भी इत्तेहाद हैं वफाक में वो गैर फितरी इत्तेहाद हैं और पता नहीं शायद ज़बरदस्ती के हैं या मजबूरियों के हैं। इत्तेहादियों की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की बिल की मुखालफत ने हुकूमत को भी परेशान कर दिया है और चंद दिन पहले असम्बली में एक बिल भी हुकूमत को इस पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब MQM और मुस्लिम लीग काफ खुलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलूबा हिमायत न मिलते देख कर हुकूमत ने एक दिन पहले ही मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया, जिसको चंद घंटे पहले ही जिहाद का नाम दिया गया था। शिमागोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है और इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए वज़ीर आज़म के लिए एक मरतबा फिर एतमाद का वोट हासिल करने की भी बातें हो रही हैं। और 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख की शिकस्त के बाद भी आपको याद है वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल किया था। खैर अभी क्या सूरत हाल बन सकती है हम सीनियर प्रोग्राम एंकर मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइएगा, कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में एक बिल पर भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास होना था, एक दिन पहले ही मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया गया। इत्तेहादी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अब आंखें दिखा रहे हैं समहाउ समवॉट। क्या समझते हैं, हुकूमत अपने अंदर ही बदएतमादी का शिकार हो गई है? फिक्र की बात होनी चाहिए उनके लिए या फिर से मामलात ठीक करा दिए जाएंगे या हो जाएंगे? जो हुकूमत ने रीजनिंग दी है कि हम अपोजिशन से एक दफ़ा फिर रब्ता करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि कंसेंसस पैदा हो जाए, ये बात फैक्चुअली दुरुस्त नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के साथ भी जो मामलात हैं, कम अज़ कम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, उसमें इत्तेहादियों के पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि होना चाहिए। गो कि हुकूमत ये कहती रही है कि सिर्फ अपोजिशन इसमें रुकावट पैदा कर रही है और हुकूमत एक जगह पर मौजूद है, इकट्ठी है, उसके इत्तेहादी भी इकट्ठे हैं, लेकिन अब तो इत्तेहादियों से भी यही बात पता चल रही है कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस तरह से इस्तेमाल से और इतना जो जिस तरह से हुकूमत रश कर रही है इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, उस पर उनको भी बड़ा एतराज़ है, बड़े शुकूक व शुबात हैं। लिहाजा हुकूमत के लिए ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है और वो सबको पता है कि पिछले अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हुए हैं जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि अब वो शायद मामलात या हुकूमत को वो सपोर्ट जो कि वो पहले इंजॉय कर रही थी, वो कंफर्ट जोन जिसमें हुकूमत पहले थी, वो अब मौजूद नहीं है। और अब तो बहुत से लीडरान जो कि अपोजिशन के हैं वो ये कह रहे हैं कि अब प्रेशर हुकूमत के ऊपर है और हुकूमत को अपने आप को यकजा रखने में और मजबूत रखने में उनको बहुत मेहनत दरकार होगी। अब इन्हें अपने बल पर ही सारा काम करना पड़ेगा। वो सपोर्ट सिस्टम जिसने सबको बांध कर रखा हुआ था, अगर वो सपोर्ट सिस्टम हट जाता है तो फिर सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो होंगी ही। मुनीब, लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने APS स्कूल नोटिस केस फिर उठाया और वज़ीर आज़म भी पेश हुए। उसमें मौजूद अदालत ने 4 हफ्तों में हुकूमत से रिपोर्ट भी मांगी है। वज़ीर आज़म के लिए कोई ख़तरे वाली बात हो सकती है अल्टीमेटली अब इस केस में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म के लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है, मतलब है इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़तरा है वज़ीर आज़म को। हाँ, अनलेस वज़ीर आज़म ख़ुद प्रोएक्टिवली होकर कुछ ऐसा ना कर दें जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि जो जस्टिस इब्राहिम कमीशन था उसके अंदर जो रिकमेंडेशन या जो बातें सामने आई थी उनमें उन 6 शख्सियात के हवाले से तो कोई जिक्र नहीं था या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं की गई थी, ना उन पर कोई इल्ज़ाम आया था। जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है यकीनी तौर पर, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मामला था, वालिदैन उन बच्चों के, उनका दुख, उनकी तकलीफ़, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता और शायद कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता। लिहाजा उन्हें हमेशा ये रहेगा
उनकी ग्रीवेंसेस अपनी जगह मौजूद रहेगी। हुकूमत उनकी दादरसी कर सकती है, शायद कुछ और इकदाम कर सकती है, लेकिन ये बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है और सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा इवेंचुअली। अगर 4 हफ्ते बाद वज़ीर-ए-आज़म की कोई रिपोर्ट मज़ीद देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ेगा कि किन किन के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का इसमें कोई मुझे नहीं नज़र आता कि उनको कोई ख़तरा है। उन्होंने स्मार्टली प्ले किया है कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। उन्होंने कहा कि आप हुक्म दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने हुक्म 20 अक्टूबर को दिया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट 4 हफ्ते क्या जवाब फाइल करती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुनीफ फारूक हमारे साथ। बच्चे बहुत ही बीमार हो रहे हैं, ये चेंजिंग वेदर्स हैं, पर्टिकुलरली कराची में। स्कूल में भी देखें तो सारे बच्चे खांस रहे होते हैं। सो एवरीबडी बी एक्स्ट्रा कॉशियस और नेबुलाइज कराएं बच्चों को ज़्यादा ताकि रेशा वेशा ना जमे। एहतियात करें, ऑलरेडी एहतियात करें और बच्चों के सीने वीने ज़रा कवर करके रखें। एंटीबायोटिक्स बिला वजह ख़ुद से फ़ौरी ना शुरू कराया करें, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर। और अगर शुरू करा दें तो हाथ जुड़वा लें, कोर्स पूरा कराया करें। ये हम 3 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, तबीयत ठीक होती है और छोड़ देते हैं। बड़े भी बच्चों को भी, बच्चे तो ज़ाहिर खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और फिर क्या होता है, उन एंटीबायोटिक्स का असर हमारे जिस्म पर ख़त्म हो जाता है। सो कंप्लीट योर कोर्स, 5 या 7 दिन जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, एंटीबायोटिक कोर्स लाजमी कंप्लीट करना चाहिए। खैर, इस बारे में हम ज़रा डॉक्टर से और तफसील से बात कर लेंगे। अभी हमें मुशी भाई ने ज्वाइन किया। मुश्ताक अहमद साहब, लेजेंडरी मुश्ताक अहमद हमारे साथ हैं। मुशी भाई, सेमीफाइनल तक पहुँचने पर पाकिस्तानी टीम सर्टनली दाद की मुस्तहिक है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जायज़ा तो लेना है कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ। बाज़ लोग कहते हैं भाई टॉस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है दुबई में जो मैचेस होते हैं उनमें, लेकिन फिर भी कल के मैच में बॉलिंग लाइनअप में आपको क्या गलतियां नज़र आ रही थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्रेडिट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, बहुत अच्छा खेले वो, आखिरी 3-4 ओवर बहुत अच्छा खेल, उनको क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात है कि वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ आवर टीम। जितना अच्छा क्रिकेट खेली है वो, जितना यूनाइटेड हो के, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल जो है वो अच्छा नहीं खेल सके। जहाँ तक आपका बॉलिंग की बात की आपने, क्रूशल सिचुएशन में जो भी टीम अपनी नर्व्स को और अपने प्लान को एग्जीक्यूट सही करती है ना, वो जीत जाती हैं। आई एम वेरी डिसपॉइंटेड, ऑब्वियसली एवरी पाकिस्तानी इज़ डिसपॉइंटेड। एग्जीक्यूशन जो वो लास्ट 2-3 ओवर थे वो सही नहीं हुए, जिससे पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा मुशी भाई, कल के मैच में बताइएगा, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को काबू करने का दरअसल हमारा इन ग्राउंड कोई प्लान नहीं है। इमाद वसीम से दूसरा ओवर कराया, कुछ नया ट्राई किया जा सकता था, प्रॉबेबली ऊपर से हफीज़ से ओवर करा दिया जिन्होंने टूर्नामेंट में इससे पहले कोई बॉल नहीं कराई। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, हम बार बार यही कर रहे थे कि हफीज़ को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। जैसे उन्होंने मैक्सवेल को तीसरा ओवर करवाया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने मैक्सवेल को तीसरा ओवर करवाया था, जिसमें रिजवान का पहला कैच ड्रॉप भी हो गया। इसके बावजूद कई दफ़ा ये जो इफ़ एंड बट्स है ना, वो तब नज़र आते हैं जब हम हार जाते हैं। तो ऑब्वियसली यू नो लाइक यही वो टीम है जो भी फैसले कर रही थी, तो हमें अच्छा लग रहा था। नेचुरली चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोएक्टिव हो सकते हैं, वो होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हम मैच जो हारे हैं वो आखिरी 3-4 ओवरों में हारे हैं। ये हो जाता है, मगर एज आई सेड यू नो लाइक इस सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, और अगर यही इसी ब्रांड से खेलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम हमेशा पाकिस्तान टीम को एंजॉय करते रहेंगे। अच्छा, स्पिन में हमारे पास पाकिस्तान शादाब खान है, ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, 4 विकेटें उन्हें हासिल की, लेकिन क्या समझते हैं हमें फुल टाइम स्पिनर चाहिए एक और? नहीं, हमारे पास स्पिनर्स बहुत हैं। बेंच स्ट्रेंथ पे उस्मान कादिर बैठे हुए हैं, जाहिद हैं, हमारे पास इमाद वसीम हैं, हमारे पास नवाज़ बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, हमारे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े बड़े अच्छे स्पिनर पड़े हुए हैं। सो हमारे पास स्पिनर्स की कोई कमी नहीं है। देखें, शादाब ने इस वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ले ली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाज ऑन लूजिंग साइड, बट ऑब्वियसली वो बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर्स एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंट हूँ पाकिस्तान पीसीबी स्पिन डिपार्टमेंट का, तो उसमें हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि मिस्ट्री स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेलेक्ट करके उनके ऊपर काम किया जाए। थैंक यू मुशी भाई, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस एज वेल। आप लोग तज्जिया देते रहे, हम बड़ा एंटरटेन हुए। फाइनल में आपको दोबारा तंग करेंगे, ऑल्दो अभी हम ज़रा एक केस की बात करेंगे जिसके बारे में सोशल मीडिया पे आप लोग पर्सनली बहुत लिख रहे हैं। जियो पाकिस्तान के ट्विटर
हैंडल पे टैग कर करके रख रहे हैं कि भाई इसकी अपडेट लें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाजिम जोकियो केस में अहम पेशरफ्त हुई है और तफ्तीशी टीम को सबूत मिले हैं कि नाजिम जोकियो को जब कत्ल किया गया तो उस वक्त जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस जाम हाउस में मौजूद थे। जाम करीम के सेक्रेटरी नियाज सालार का नाजिम जोकियो के भाई अफजल को फ़ोन किया रिकॉर्ड भी मिल गया है, जिसके मुताबिक नियाज सालार के फ़ोन के बाद नाजिम जोकियो की लोकेशन कत्ल की जगह पर आई और पुलिस ने डिजिटल रिकॉर्ड के इसका हिस्सा बनाकर गवाहों के बयानात लिए हैं और नाजिम जोकियो को घर में कैद करने के बाद मुबैना तौर पर रात 3 बजे के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम में नाजिम जोकियो के कत्ल का वक्त भी सुबह 5 बजे का। इमेजिन करें, सफाकी का आलम देखें और फ़िरौनियत का आलम देखें कि अपने आप को खुदा समझ बैठा है इंसान कि किसी को मार मार कर कत्ल कर दे। और क्या पादाश थी, उसने वीडियो बनाई थी एक। खैर CCTV फुटेज का DVR और मोबाइल फ़ोन तमाम रिकॉर्ड ये तफ्तीशी तहकीकाती टीम को भिजवा दिया गया है। तलहा हाशमी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद मालूम करते हैं। तलहा, नाजिम जोकियो केस की तफ्तीश बाय द वे कहाँ तक पहुँची है और पुलिस ने DVR तो बरामद कर लिया था, लेकिन नाजिम जोकियो को मोबाइल अब क्या मिल सका? इससे पहले इत्तलात थी कि नहीं मिल सका है। जो नए शवाहिद सामने आए हैं वो कितने ठोस सबूत हो सकते हैं अगेंस्ट हिम? मोबाइल है उसके बारे में भी तहकीकात की जा रही है। DVR जो मिला है, पहले DVR वहाँ से गायब कर दिया गया था और मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है उसमें से गायब करने का जो मकसद था वो यही था कि जो फुटेजेस हैं उसकी उसको उसमें से रिमूव किया जाए, उसमें से डिलीट किया जाए। बट जो मेरी बात हुई है तफ्तीशी हुकाम से, वो ये बताते हैं कि इसको PFS से भेजा जा रहा है, वहाँ से इसका फोरेंसिक कराया जाएगा और ज़ाहिर फोरेंसिक में चीज़ें सामने आ जाएंगी DVR से कि अगर उसका फुटेज डिलीट किया गया है तो वो भी सामने आ जाएगा। अब वो मिलती है ये नहीं मिलती, ये एक सवाल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर इसमें कंफर्म हो जाएगा कि उसमें टैंपरिंग की गई है या नहीं। तो यहाँ की तफ्तीश जो है वो इस वक्त तक यहाँ पे खड़ी हुई है और जो काम है उनसे मेरी बात हुई, कहते हैं कि बहुत सीधा सही 302 का केस है, इसमें शवाहिद मौजूद हैं और गवाह मौजूद हैं और इसमें ऐसा लगता नहीं है कि जाम अवैस जो कि नॉमिनेटेड हैं या जाम करीम जो कि अब 2 रोज़ कबल उनको नॉमिनेट किया गया वो इस केस में बच पाएंगे। देखिए सिंपल तो केस है, लेकिन कातिल असर और रसूख वाला है ना। क्या कातिल का सियासी असर और रसूख भी है और भी कनेक्शंस हैं? नाजिम जोकियो के अहल खाना के बारे में बताएं, वो लोग सेटिस्फाइड हैं अब तक जो तफ्तीश हुई है? क्या उन पे कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा? क्या कोई कॉल्स, कोई धमकी, कुछ ऐसा सिलसिला उन्होंने शेयर किया? देखिए दबाव के बारे में तो फ़िलहाल कहना कबल इस वक्त होगा। हमने कोशिश की है कि जो उनके अहल खाना हैं उनसे रब्ता किया जा सके, लेकिन उनसे अभी तक रब्ता हमारा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस हिसाब से तफ्तीश की जा रही है, अगर तो उनके अहल खाना को किसी भी किस्म का कोई डाउट होता या उनको कोई इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते तो ज़रूर वो इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए वो बाहर भी आते हैं, मीडिया से बात भी करते हैं। क्योंकि जब नाजिम जोकियो का कत्ल हुआ था तो जिस लेवल पे ये एहतजाज हुआ था, जिस पे सूबाई काबीना को हरकत में आना पड़ा था, जिस पे पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को हरकत में आना पड़ा था, तो जाहिर है जो लोग हैं वहाँ के वो नाजिम जोकियो के साथ हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो इस केस को मॉनिटर कर रही हैं और उनके अहल खाना ज़ाहिर एक शख्स का कत्ल हुआ और इंतहाई बहीमाना तशद्दुद के बाद उसका कत्ल हुआ और वो भी एक ऐसी बात पे जो कि वो माशरे की बेहतरी के लिए उसने आवाज़ उठाई थी। तो ज़ाहिर है इस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग जमा हैं और इसको मॉनिटर किया जा रहा है। अभी तक उनके अहल खाना की जानिब से कोई शिकवा शिकायत या कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने नहीं आए हैं। अच्छा ये भी बताइए कि तफ्तीश एग्जैक्टली किस मरहले पर है? चालान कब तक अदालत में जमा होगा और उसके बाद ही सर्टनली भी फ़र्द जुर्म भी आयद हो सकेगी? देखें किसी भी केस में जो चालान जमा कराने का वक्त होता है वो 14 दिन का होता है, तो 14 दिन हैं पुलिस के पास। उसमें पुलिस से जो मेरी बात हुई पुलिस ऑफिशियल से जो कि इसमें मुश्तरका तौर पे टीम्स काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन की, तो मेरी जो बात हुई है वो ये कहते हैं कि ये जो तफ्तीश है वो तफ्तीश में बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि उनको तफ्तीश में किसी भी किस्म का कोई लकूना नज़र नहीं आ रहा है। सीधा सीधा सा केस है 302 का, तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया है, इसमें शवाहिद मौजूद हैं, इसमें जो उसका भाई है जो कि एनी शाहिद है वो मौजूद है और ज़ाहिर है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। और ज़ाहिर उन्होंने जो पुलिस को मौक़िफ़ दिया, पुलिस को जो शवाहिद की रोशनी में जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया, तो वो यकीनी तौर पर जो अदालत है वहाँ पर भी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। तो पुलिस हुकाम से जो मेरी बात हुई उनको लगता ये है कि ये जो तफ्तीश है
बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कहीं पर भी उनको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं जो कि तफ्तीश में उन्हें मुश्किलात का सामना हो। और जैसे ही ये चालान का टाइम पूरा होगा अदालत में चालान जमा करा दिया जाएगा, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि जितना सिंपल साउंड कर रहे हैं आप भी और पुलिस हुकाम भी आपसे जो बात कर रहे हैं उतना ही सिंपल और उतना ही आसान हो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। अच्छा जी, नमूनिया चेस्ट इन्फेक्शन की बात हो रही है तो बता दें आपको कि नमूनिया से आगाही का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये इन्फेक्शस डिजीज़ में दुनिया भर में बच्चों और बड़ों की जान लेने वाला एक सर्टनली बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। तकरीबन हर 13 सेकंड में नमूनिया से दुनिया में एक जान चली जाती है। पाकिस्तान में सालाना 70,000 बच्चे नमूनिया से हलाक हो जाते हैं, विच इज़ ट्रैजिक। और हम किस तरह इसे रोक सकते हैं और किस तरह हम अपने लंग्स की हिफाजत कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। डॉक्टर फैसल असद ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर जब मौसम चेंज हो रहा होता है, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं और एट टाइम्स वो बीमारी वर्स होकर नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाती है। सबसे पहले आई गेस इसकी अलामात तो तकरीबन कम वेश जानते ही होंगे, लेकिन मुख्तसरन उस पर रोशनी डाल दीजिए, बचा कैसे जा सकता है इस बीमारी से? अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू को लिए। आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है निमोनिया के बारे में आगाही के लिए। अब तो बहुत सारे लोगों को कोविड के ज़रिए पता चल गया कि जब फेफड़ों में बीमारी होती है तो अलामतें क्या होती हैं। वो आम तौर पे बुखार, खांसी का आना, उसमें बलगम आना, सांस का फूल जाना, ये इसकी मेन अलामतें हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो अपनी फ़ीड लेना, ग़िज़ा लेना सही तरह बंद कर दें, ना ले सकें, तो माँ बाप को मुतनब्बे हो जाना चाहिए। बुज़ुर्गों के बारे में मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँ, क्योंकि ये मर्ज़ आम तौर पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में और 65 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्गों में जानलेवा साबित होता है। तो उनमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इन अलामत के साथ साथ अगर आपके बुज़ुर्गों का रवैया तब्दील होने लगे, वो बात सही ना कर पाएँ, वो थोड़े आपको कमज़ोर नज़र आएँ, वो ऐसी बातें करें जो आम तौर पे कोई सेंस ना बना रही हों, तो ये भी बुज़ुर्गों में नमूनिया की अलामत हो सकती हैं। इन 2 एज ग्रुप्स में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में और बुज़ुर्गों में, जब फैमिली ये नोटिस करे कि ऐसा महसूस हो रहा है, उनको अलामतें आ रही हैं, तो बिल्कुल उनको डॉक्टर के पास ले जाने में ताख़ीर ना करें। बर वक्त इलाज से इसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है, ये क्योरेबल मर्ज़ है। अच्छा, बर वक्त इलाज तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपने बड़ा अच्छा किया कि ये रीइटरेट कर दिया कि डिले नहीं करना। इज़ देयर एनी वे टू प्रिवेंट इट एज वेल? क्यों होता है ये नमूनिया? एज इन हम क्या इससे बच सकते हैं, कोई एहतियाती तदाबीर अगर अपनाएं तो? जी बिल्कुल इससे बचा जा सकता है। नमूनिया होता है, नमूनिया नाम है फेफड़ों में इन्फेक्शन का, और ये इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स पे मुंतकिल होता है। और ये मुंतकिल होता है खांसने से, छींकने से, हाथों को जिनसे हमने खांसी रोकी हो दूसरे से हाथ मिलाने से, सरफेस को टच करने से। जो थूक निकलता है खांसी से या छींक से बाहर, उसमें ये जरसूमा ट्रैवल करता है। जब ट्रैवल करके दूसरा शख्स इस जरसूमे को सांस के जरिए अंदर ले लेता है तो उसमें यह मर्ज़ मुंतकिल हो जाता है। दूसरे भी अमाबिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो यही एलिमेंट है। इससे बचा कैसे जा सकता है? बच्चों में ख़ास तौर पर मैं सबसे आपके फोरम के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात होती है निमोनिया से। उस एज ग्रुप में अब ये EPI प्रोग्राम है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें निमोनिया की वैक्सीन शामिल कर दी गई हैं। किस महीने में या कितने वीक्स पे लगती है? ये 6 हफ्ते, उसके बाद 10 हफ्ते, उसके बाद 16 हफ्ते और उसके बाद 15 महीने की उम्र में। तो 6 हफ्ते की जो हम जाते हैं और बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं, उसमें ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, वो इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन निमोनिया के अगेंस्ट काम करती है। 2 मेन बैक्टीरिया जो हैं, इन्फ्लुएंजा बी और न्यूमोकोकल निमोनिया कहलाता है। इसकी वैक्सीन्स वालिदैन को आपके फोरम के जरिए आगाही भी होनी चाहिए कि अगर फॉर एनी रीज़न आपके सेंटर में वैक्सीन नहीं मिल रही तो आप तकाजा कीजिए इनका सेंटर पर जाके कि जी हमें अपने बच्चों को ये वैक्सीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है। अच्छा, अब चेंजिंग वेदर्स हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से भी ज़रा बीमारियाँ लगती हैं एक दूसरे, सारा इंटरेक्शन होता है, सारा कुछ होता है। अब कभी पंखा हल्का कर रहे होते हैं, कभी पंखा तेज़ कर रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। एवरीबडी इज़ हैविंग अ रनी नोज़ और चेस्ट कंजेशन जिसे कहते हैं हम। क्या हम गर्म कपड़े पहन के हिफाजत कर सकते हैं, या हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम खुराक में कुछ ऐसा ले सकते हैं, विटामिन C वगैरह ऐड करें? क्या करें डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो जिस्म है वो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से 2 तरह से ही इंटरेक्ट करता है। एक सांस के ज़रिए, क्योंकि हम बैरूनी इन्वायरमेंट से सांस दाखिल करते हैं जिस्म में, और ग़िज़ा के ज़रिए। इसीलिए ये दोनों बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हर उम्र में पाई जाती हैं और बच्चों में भी। जितना माहौल हमारा साफ़ होगा,
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है कि सर्दियों में ये जो ड्रॉपलेट है जो मुंह से और खांसी से निकल कर आते हैं ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, कंजेशन और वजूहत से भी हो रही होती है। तो जिस तरह हम कोविड में एहतियात कर रहे हैं, अपने हाथों को साफ़ कर रहे हैं, अपने खांसते वक्त छींकते वक्त अपने मुंह को ढक रहे हैं, ये हमने खुद भी करना होगा, अपने घरों में भी, स्कूल में भी अवेयरनेस फैलानी होगी। साफ़ हाथ और एटिकेट जो है, खांसने के जो आदाब हैं उनका ख्याल रखेंगे तो इससे ये मर्ज़ फैलने से बचता है। तो ये हमें कॉन्टीन्यूअस करना पड़ेगा, सफाई तो हमारे दीन का भी हिस्सा है, तो ये हमें एहतियात करनी पड़ेगी। घरों में आपके अगर धुआं मौजूद है, घरों में किचन में धुएं की जो वेंटिलेशन है वो ठीक नहीं है, उससे सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। जब सोजिश हो चुकी होगी तो फिर किसी भी बैक्टीरिया का या वायरस का हमलावर होना और ज़्यादा आसान हो जाता है और फिर ज़्यादा बीमारी भी कर सकता है। तो वो एहतियातें जो हम सब ने सीखी हैं पिछले 1.5 साल से कोविड। डॉक्टर साहब लास्टली हमारे पास टाइम कम है, आप प्लीज़ बता दें वो लोग जो अपने तय सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक से, एक उनके लिए ज़रा आप बता दें कि वो ऐसा ना करें। जी, मैं ये अर्ज़ करूंगा इस सिलसिले में, बच्चों में जो आपने शुरू में इंट्रो में भी बताया था, हमारे पास जो रीसेंट डाटा है, पिछले साल में सिर्फ 98,000 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं निमोनिया से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। ये वो लोग जो अस्पताल पहुंचे थे। बुजुर्गों में भी यही हाल है। मैंने जैसे अर्ज़ किया, अलामतें ज़ाहिर हो, इन 2 ख़ास तौर पे एज ग्रुप में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। बहुत सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं इलाज करते वक्त। ये क्यूरेबल मेडिकल कंडीशन है। जब डॉक्टर फैसला करके दवा देता है तो आमतौर पे अच्छा काम करती है, वो जान बचाने का काम करती है। अगर हम घर पे इलाज करेंगे, सही दवा का चुनाव नहीं हो सकेगा, ज़ाहिर है सब लोग इस फ़न में महारत नहीं रखते, तो फिर एक तो इलाज में ताख़ीर होती है और फिर जानलेवा साबित हो सकती है गलती। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। वो अपने सारी इल्म को सामने रखते हुए दवा तजवीज़ करेगा, उसी से जान बच सकती है। एहतियाती तदबीर तो हमने बात कर ली कि बहुत ज़रूरी है, बचाव नंबर 1 है और उसके बाद बर वक्त इलाज। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल असद हमारे साथ मौजूद थे और हमने इस गुफ्तगू से भी यही सीखा कि भाई मास्क अगर आप पहनेंगे, इनकेस आपको नॉर्मल भी खांसी वगैरह है, जस्ट वेयर अ मास्क। बच्चों को, आई नो इट्स टफ फॉर यू कि बच्चों को आप समझा सकें बार बार, लेकिन अगर रिपीट करते रहेंगे ना कि बच्चों को भाई मुंह पे हाथ रखें खांसी आ रही है, मुंह पे हाथ रखें खांसी आ रही है, और कोनी रखें एज इन बेसिकली ये एल्बो, तो अल्टीमेटली दे वुड लर्न। और एक तो ज़ाहिर मैनर भी है और दूसरा ये कि बीमारी को दूसरे बहन भाइयों तक या घर में बुज़ुर्गों तक नहीं फैलेगी फिर बीमारी। सो वेयर अ मास्क। कुछ भी आपको अलामात हैं, कोविड ने तो हम सबको ये सिखाई दिया। कोविड कमिंग, टॉकिंग अबाउट कोविड, 9 अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में और 391 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में डिटेक्ट हुए हैं विद दिस मरज़, और 1.01 इसकी पॉजिटिविटी रेट है, which is incredibly low and we should be very happy about it। लेकिन ये एहतियात लाजमी है। भाई क्या अपडेट है? इससे पहले हम नाजिम जोगियों कत्ल केस से मुताल्लिक बात कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक। 2 मुल्ज़िमान ने नाजिम जोगियों का मोबाइल फ़ोन कुएं में फेंकने का एतराफ़ किया है और कुआं 50 से 60 फुट गहरा था और लोग कचरा डालकर जलाते हैं उस कुएं में, जिसकी वजह से मोबाइल नहीं ढूंढा जा सका, तफ्तीशी हुक्काम ने बताया है। सो दैट वाज द लेटेस्ट, हमने सोचा आपसे शेयर कर लें। अभी कमिंग बैक टू क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया से होने वाले वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में ओपनिंग जोड़ी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने एक और रिकॉर्ड बनाया है और 71 रन जोड़े और वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप बनाने वाली इस जोड़ी का ये भी एजाज़ है। अब अच्छी बातें हम ज़रा फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें रिव्यू भी करना है। सिकंदर बख्त इस विदास, सिकंदर हमारी ओपनिंग जोड़ी माशाल्लाह सेट हो गई है, बड़े अरसे बाद सेट हो गई है। सो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स फर्स्ट। क्या कहते हैं आप, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है, वी प्लेड एज अ टीम, वी प्लेड एज अ यूनिट। कल हम बाबर की बातें भी सुन रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो फ्रंट से लीड करते हैं एंड एवरीबडी एक्चुअली लिसन्स टू हिम एज वेल। देखिए, हमें जो है सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को फुली सपोर्ट करना चाहिए और दे प्लेड वेरी वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और खास तौर पे जो इंडिया के खिलाफ वो खेले तो बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ पूरी ज़िंदगी में, और वो उन्होंने जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गेम खेला तो वो हम कभी नहीं भूलते और हमेशा वो याद रखेंगे, उस टीम को उठा के रखेंगे। जहाँ तक जो छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस ख़राब हो जाती हैं, मैं कल आपसे यही बात कह रहा था कि जो सेमीफाइनल है वो बहुत जरूरी होता है। आपने देखा इंग्लैंड वॉज द मोस्ट फेवरेट, उनका जो सबसे बेस्ट बॉलर था जॉर्डन, उसको 1 ओवर में 20 रन पड़े। कल हमारे जो बेस्ट बॉलर था उसको तकरीबन 3 ओवर में 30 रन बढ़ गए, 10 रन के एवरेज से उसकी पिटाई हो गई। इससे पहले बोल्ड जो न्यूजीलैंड का था
उसने जो उसकी भी पिटाई, उसने 4 ओवर में 40 रन दे दिए। उसके अलावा हेजलवुड जो उनका सबसे बेस्ट प्लेयर था, उसने कल 4 ओवर में 49 रन दिए। तो ये और उन्होंने भी बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए हैं। सो दोनों तरफ से ही हो रहा था ये सारा कुछ जो हो रहा था, बिकॉज़ इट वाज अ प्रेशर गेम। एक्चुअली सेमीफाइनल जो होता है ना, एक तो प्ले ऑफ्स होते हैं, अगर वो सिंगल लीग होती तो प्ले ऑफ होते हैं, प्ले ऑफ के अंदर यू गेट अनदर चांस कि जी एक एलिमिनेटर है और एक क्वालिफायर है, इस तरह करके आपको एक चांस मिलता है, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। मगर जब 2 ग्रुप्स हो जाते हैं, यू कैन नॉट हैव प्ले ऑफ्स, देन यू हैव टू हैव सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में 1 ओवर 1 कैच, आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम इतनी मेहनत करके इतना लड़कर यहाँ तक पहुंची और 1 ओवर 1 कैच ने पूरा उनकी जो मेहनत पर पानी फेर दिया। तो ये एक खेल का हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, और यही चीज एक स्पोर्ट्समैन को ऊपर लेके आता है कि जो आपको मार पड़ती है और सारी मेहनत आपकी जाया होती है, तो आप उसको अपने दिल के अंदर, मतलब ऐसा अपने सर के ऊपर या कहते उसका सदमा नहीं लेते, बल्कि उस पर खड़े होकर। और बेसिकली स्पोर्ट्स का मकसद भी यही है, बच्चों को हम स्कूल में इसीलिए स्पोर्ट्स कराते हैं ताकि ज़िंदगी में उन्हें मेहनत करके अगर कभी हार भी मिले तो दे कुड टेक इट एज इन, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अच्छा सिकू भाई, अल्टीमेटली क्या आप समझते हैं कोई ऐसा लम्हा, वो एक कैच ही था जिससे बाजी पलट गई, या कुछ और भी बेहतर हो सकता था? बहुत बेहतर होगा, अब करना है इनको। देखिए सबसे बड़ी बात जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग, देखिए अभी आप बात कर रहे थे कि हमारी ओपनिंग जोड़ी बड़ी सेट हो गई, फला हो गया, फला ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए क्रिकेट इज अ टीम गेम, उसके अंदर इंडिविजुअल अगर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ता रहे और बाकी कुछ ना करें तो फिर तो फायदा नहीं हो गया ना। आप 11 लड़के खेल रहे हैं, एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपके टीम को खेलना चाहिए। उनका जो वेट था, उसने 7वें नंबर पे आके क्या इनिंग खेली है, क्या शॉट्स मारे कि मैं इंजमाम सबसे बड़ा प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का, मैं उससे पूछा था क्या तुम ऐसे शॉट खेल सकते थे, उसने कहा यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये शॉट मैं खेल सकता था उस जमाने में। तो अब खेल बदल गया है, तो आपके हर खिलाड़ी को अपनी जगह पे इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करना है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बाबर है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा, फायदा नहीं होता ना कि भाई एक लड़का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा है, बाकी लड़के कुछ नहीं कर पा रहे। इसी तरह रिजवान इतनी मेहनत कर ले, हॉस्पिटल में जाए, आईसीयू में रहे, सब कुछ करे, फिर भी आके लड़के 70 रन कर दे मगर दूसरे कुछ ना कर सके, तो फिर इट्स अ वेस्ट। अच्छा एक और बात है कि हसन अली पे चलें तनकीद हो रही है, हमें उनसे ज़्यादा हमें तो दुख नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल का दुख हसन अली को हिमसेल्फ ही होगा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जी ज़रा कमज़ोर हरीफों के खिलाफ किसी और को ट्राई कर लेते। सिकू भाई बेंच पे कौन ऐसी ऑप्शन बैठी थी जिसकी जगह जो हसन अली की जगह आ जाता? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी ऑप्शन थी। तो जो फॉल्ट हुआ है, जो हम बार बार कह रहे थे, जैसे हम 3 मैच जीते थे, हमारी डिस्कशन में ये बार बार मैंने एक बात कही थी कि जो नबीबिया और उसका जो मैच होगा स्कॉटलैंड का, ये 2 वीक टीम है, उसके अंदर आपको अपने एक बेहतर लड़का को एक और को चांस दे के देख लें, एक को रेस्ट दे दें, एक को खिला लें, अगर आपको कुछ में बेहतरी नजर आए। मगर जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है सिलेक्शन की कि धानी जो वाज द बेस्ट बॉलर, ही वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ T20 का टूर्नामेंट और PSL, उसको आपने में रखा। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रही। और वसीम को आपने रखा हुआ था जिसको उसकी अपनी टीम ने, खैबर ने सिर्फ 5 मैच खिलाए और उसके सिर्फ 5 विकेट थी T20 में। तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। आपके पास अगर आपको खिलाना था तो उस 2 मैचेस में ट्राई कर लेते, मगर हम लोग ये चीजें नहीं करते, बस वो एक पत्थर की लकीर की तरह चलते हैं। तो जो आप बोले थे ना चेंजेस, देखें उनका मिजाज मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर में 96 रन किए थे, मगर उसके 5 लड़के आउट होते थे, यानी कि वो दे वर गोइंग आफ्टर द रन, वो वेट नहीं कर, मतलब कि वो विकेटें भी गिर रही थी लेकिन रन भी बने जा रहे थे साथ साथ। और हमारा आप देख लीजिए कि 152 फॉर 2 जस्ट, और कितने ओवर, 17 ओवर। हम जो है वो मतलब कि वो पेस नहीं बिल्डअप कर सके, कम से कम 20 रन और ऊपर करने चाहिए थे। तो ये कुछ फॉल्ट्स हैं जो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, हमें बहुत सी चीजें इसको सही करनी है। मगर प्लीज ये बात जहन में रखें कि इट्स नॉट ए इंडिविजुअल गेम कि जिसमें एक लड़का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है तो आप उसकी तारीफें तो कर रहे हैं, उसका हक है तारीफ करने का, मगर टीम के दूसरे लड़कों को भी एक्ट करना है। चलें सिकू, हम तो इंशाल्लाह बात करते ही रहेंगे, बट व्हाटएवर इज डन इट इज़ डन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा जी, हम आपसे इजाज़त लेंगे एंड हार्ड लक पाकिस्तान टीम, वी विल ट्राई टू गेट ओवर, वी विल ट्राई टू मूव ऑन। हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं, आज भी हम सब ने मिल के कोशिश की। आने वाले जो टूर्स हैं उनके लिए हम वी विल रूट फॉर पाकिस्तान टीम वंस अगेन, और वी गोना सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे।